हाँ भाई मेरे जिन भाई बंधु का बिहार कांस्टेबल का फर्स्ट स्टेज यानी 7 अगस्त का हो गया है और जो भी भाई लोग आगे का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है और 30 शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं हम आपको 1000 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, क्योंकि यह क्लास 9-10 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ऑनलाइनर का ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड यानी स्टार्च का रंग नीला काला होता है, ब्लू ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लू ब्लैक। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का कलर कैसा होता है? बैगनी होता है, वायलेट होता है। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, CSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग बैगनी होता है। और याद रखना है, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है, एक क्वाशियोरकर और एक मेरास्मस। और एक और शानदार क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को। आगे है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। अगर आप तुरंत एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंकिंग करना चाहते हैं तो आप ग्लूकोज ले लीजिए, तुरंत एनर्जी मिल जाएगा। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट ये तुरंत ऊर्जा देता है, ठीक ना? इसको याद रखना है। विटामिन ए त्वचा और आँख के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी अस्थि यानी हड्डी और दांत के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी रोग घाव के प्रति सुरक्षा है। लेकिन याद रखिएगा, कभी पूछेगा कि ज़रा बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो जवाब देना है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अरे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कर्वी नामक रोग होता है। याद रखिएगा, अगर जो लोग दूध का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो उन्हें विटामिन सी का कमी हो जाएगा, बोले तो स्कर्वी रोग हो जाएगा और लोहा का भी कमी हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी और लोहा नहीं पाया जाता है। आगे है, भोजन को गर्म करने से कौन विटामिन नष्ट होता है? तो आप याद रखिएगा, अगर आप नींबू को आग पे दीजिएगा ना तो नींबू फट जाता है, यानी नींबू में विटामिन सी होता है और उसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। वृक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू, ताज़ा फल है। वृक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज है, दाल है, आलू है, ताज़ा फल है। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा इसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। क्या मतलब? अरे जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा जाएगा कोमल पदार्थ, जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोचा नहीं जाएगा कठोर पदार्थ कहलाएगा। इट्स वेरी सिंपल। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। याद रखिएगा बाबू 3 बात। चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है, चाय की प्राप्ति पत्ती से होता है, कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होता है। अरे कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होता है और कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से, कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होती है। सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। आप बताइए, जैसे अभी गांव में कुछ दिन पहले या नहीं तो मार्च अप्रैल के टाइम में होगा, जैसे गेहूं, देखिए अभी गेहूं का पौधा लगा हुआ है ना खेत में, जब ये सूख जाएगा तो उसको क्या करता है हम लोग? पौधा से दाना को, गेहूं को अलग कैसे करते हैं? थ्रेसिंग के द्वारा। इसीलिए गांव में नहीं कहता जाओ इसको थ्रेसिंग करवा लो, गेहूं को थ्रेसिंग करवा लेते हैं तो अब दाना अलग यानी अनाज अलग और भूसा अलग हो जाता है। अरे वही तो कहता है, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना, अरे अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्पावन। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अब छेप को, अरे मिश्रण के नीचे तली में बैठा अब छेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो निस्यंदन कहलाता है।
आगे कहता है, कमज़ोर तना जो भूमि पर फैलता है बिसर्पी लता कहलाता है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समानांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधा का रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पौधे का मुसला जरे होता है। धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। अरे अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। लेकिन याद रखिएगा, एक और बात पूछेगा कि बताइए मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो बोलना है टेंडन। कौन ना जोड़ता है? टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से टेंडन। अरे हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। बोलना है बीबी लाल हो, यानी बीबी यानी बोन टू बोन लिगामेंट। कौन ना हो? हड्डी को हड्डी से लिगामेंट। क्लियर ना? आगे कहता पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का रूप है। केचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूप का उपयोग करते हैं। घोंघा पेशिया पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की वजह से मूत्र पतला और मल शुष्क होता है। और जब शुष्क की बात आए तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में जो तेल भरा जाता है ना, वह होता है सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल। लेकिन उसमें कभी कभी वायु के साथ साथ पानी जाता है, उसको सोखने के लिए सिलिका जेल लगाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो ब्लू होता है भाई मेरे, नीला होता है। शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। अगर नमी सोखने के बाद अगर थोड़ा सा क्षमता और है नमी सोखने का, तो बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। लेकिन अगर नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गया तो गुलाबी होता है। लेकिन याद रखिएगा, सिलिका जल जो होता है ना, सिलिका जल नहीं भाई साहब, सिलिका जेल। अगर इसको हम चाहते हैं कि दोबारा नमी सोखे, इसके लिए सिलिका जेल का जो कलर गुलाबी हुआ है ना, उसको आप 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो पुनः वह एनर्जी आ जाएगा, जिससे सिलिका जेल में जो वायु के साथ जो नमी जाता है ना, उसको सोखने का काम करता है कंजर्वेटर ऑयल में। ओके ना? आगे, मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। तो बात है मछली का, तो हम लोग बोलेंगे अरे मछली में हृदय संख्या कितना? 3। मगरमच्छ में कितना? 4। अरे सांप में कितना? 3। आगे क्या है? एस्क्यूलियोडियन जो सबसे निम्न श्रेणी का जंतु है, कितना? 1। लेकिन पूछेगा पक्षी वर्ग हो या स्तनधारी वर्ग हो, 4। लेकिन पूछेगा तिलचट्टा में, तो बोलना तो से तिलचट्टा, तो से 13। तिलचट्टा का हृदय यानी कक्ष कितने चैम्बर में बटा रहता है, तो 13। लेकिन पूछेगा जोंक हो, केचुआ हो, नेरिस हो, ये सभी 8 चैम्बर में बटा रहता है। क्योंकि जोंक, केचुआ, नेरिस ये सभी कितने चैम्बर में बटा रहता है? 8 चैम्बर में। लेकिन याद रखिएगा तिलचट्टा 13। आगे आइए, आगे क्या है वो, तो मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जड़ में नहीं होता, तने में होता है। याद रखिए, मरुस्थलीय पौधे जो मरुस्थल में जो पौधा उगता है उसे हम लोग जीरोफाइट कहते हैं, और चट्टान पे जो पौधा उगते हैं ना, उसे लिथोफाइट कहते हैं। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। अरे केचुआ त्वचा से सांस लेता है। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फास्फिन का उपयोग होता है। पौधे में श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। अरे याद रखिएगा, पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा, श्वसन जो है दिन और रात दोनों करता है। श्वसन यानी रिस्पायरेशन दिन और रात दोनों करता है। और याद रखिएगा, जीव जंतु हो या मनुष्य, जीव जंतु या पेड़ पौधा हो, श्वसनीय गैस के रूप में हमेशा ऑक्सीजन ही लेता है। लेकिन पेड़ पौधा दिन और रात में श्वसन करता है, हमेशा दिन हो या रात हो। लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं, फोटोसिंथेसिस केवल और केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है। इसे हमेशा के लिए याद रखना। एग्जाम में पूछ देगा कि पौधों में श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों समय, जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता है। जंतु द्वारा
अपने समान संतान उत्पन्न करता है। सही बात है, जंतु प्रजनन द्वारा अपना संतान उत्पन्न करता है, वो भी समान इन इक्वल। सही बात है। आगे कहता है सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत मिस्र में हुआ। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया का शुरुआत कहाँ से हुआ? मिस्र का हुआ। लेकिन कोई आपसे पूछेगा जरा बताइए मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो बोलिएगा काहिरा। अरे मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। कहेगा मिस्र की राजधानी काहिरा है। और भारत की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है, जो मिस्र की देन है। बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।